मैं आता हूँ सबर्बन कोलकाता से के 40-50 किलोमीटर दूर कोलकाता में एक छोटा सा शहर है, टाउन हालीशहर करके एंट्रेंस लिया। तो फिर उसके बाद आइजर कोलकाता में स्टार्ट किया। फिर यूएस में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी और एम्स नेशनल लैब में मैं पीएचडी किया, मेरा जो पीएचडी का रिसर्च था। फिर उसके बाद अभी मुझे पीएचडी मिला लास्ट साल 2024 में, और फिर 2024 मई में मिला पीएचडी, और जून से मैं इंटेल में स्टार्ट किया हूँ लास्ट साल से। सो भैया प्लीज़ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से आते हो एंड आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड स्पेशली ये भी बता देना कि आपका 10+2 में बैकग्राउंड क्या था, पीसीएम और पीसीबी। अच्छा, तो मैं पुरंजन हूँ, पुरंजन चैटर्जी। तो मैं आता हूँ सबर्बन कोलकाता से के 40-50 किलोमीटर दूर कोलकाता में एक छोटा सा शहर है, टाउन हालीशहर करके। तो उधर ही मेरा स्कूलिंग था, मतलब एकदम नर्सरी से +2 तक। फिर ऑब्वियसली जैसे मोस्ट बेसिक साइंस के लोग करते हैं, तो मेरा भी ट्राई था कि एमबीबीएस कर लूँ या इंजीनियरिंग कर लूँ, या वैसा टाइप का था। फिर मतलब उस साल कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उस साल से नीट शुरू हुआ, और मैं WBJE के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हुआ नहीं उस साल। तो एक साल ड्रॉप लिया, और मिड ड्रॉप में 6 महीने बाद जब मैं WBJE का प्रिपेयर कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि मतलब नीट होगा। तो उस साल नीट मेरा निकला नहीं, मतलब रैंक आया 2500 के आसपास, तो मतलब होता नहीं बढ़िया कोई जगह में। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, और फिर आइजर के बारे में पता चला, तो फिर मैं आइजर का एंट्रेंस लिया। तो फिर उसके बाद आइजर कोलकाता में स्टार्ट किया, उधर से फिर BSMS, और फिर यूएस में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी और एम्स नेशनल लैब में मैं पीएचडी किया, मेरा जो पीएचडी का रिसर्च था। फिर उसके बाद अभी मुझे पीएचडी मिला लास्ट साल 2024 में, और फिर 2024 मई में मिला पीएचडी, और जून से मैं इंटेल में स्टार्ट किया हूँ लास्ट साल से। इंटेल के जो R&D है वो साइड में। वाह वाह। सो हम भैया बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है। सो जो बच्चों के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी रिपीटेड थे, हमने वही लिया है। कुछ बहुत बेसिक्स भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो हम सबको टैकल करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ इज़ योर स्कूल लाइफ, बेसिक आप कैसे थे, स्पेशली पढ़ने में कैसे थे, क्योंकि बहुत बच्चों का भैया क्वेश्चन ये होता है कि दे आर कि हम बहुत स्मार्ट नहीं थे, या हमने बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं किए हैं, तो क्या हमारे लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होता है क्या फ्यूचर में सक्सीड करना, या जो भी स्टूडेंट आपको एडमायर करता है कि उसको यूएस में जाके पीएचडी करना है या अब्रॉड जाना है पीएचडी के लिए, तो क्या आपको लगता है कि उनकी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एंड सेकंड पॉइंट ये भी था कि आप साइंस में कैसे इंटरेस्टेड थे, कोई स्पेसिफिक रीज़न, या जस्ट पेरेंट्स के कहने पे आपने साइंस चूज़ किया इन योर 10+2? अच्छा, मतलब ये जो क्वेश्चंस मतलब तुम्हारे पास है, तो बहुत ही वेल डिजाइंड क्वेश्चंस है मैं बोलूंगा, और मतलब ऑब्वियसली ये मतलब बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो एड्रेस करना चाहता हूँ कि मतलब कैसा था बंदा, के एकदम सुपर ब्रिलियंट क्लास के टॉपर में था, ऐसा टाइप का था कि कैसा था? कुछ लोग होते हैं ना स्कूल में जो मतलब जिसको अलग लोगों के पापा मम्मी बोलते हैं कि भाई इनसे दूर रहो, मैं वैसा टाइप का था। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। तो मतलब जो बंदा क्लास में पूरा मचाते हैं वैसा टाइप का था। एक चीज था कि मतलब मेरे पापा बोल दिए थे भाई जो भी करना है एग्जाम्स में 80% के ऊपर रखना है जैसे भी हो। तो मेरा टारगेट बस वही रहता था कि जिंदगी में सिर्फ 80% से थोड़ा ऊपर रख दूं, फिर जिंदगी मस्त है। ओके। तो ये रहा मेरा स्कूल का। फिर 10 और 10+2 में ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम से तो थोड़ा बंदा सीरियस हुआ अभी कि पढ़ना वढ़ना है। तो मेरा तब 2010 में था जो 10th का एग्जाम। तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से था, वेस्ट बंगाल बोर्ड से मेरा 10th का एग्जाम मैं निकाला। तो तब 800 में एग्जाम होते थे, तो उसमें मेरे आ गए 719। ओके। तो बहुत बढ़िया आ गया, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर ही आ गए। तो उसके बाद फिर मतलब था कि साइंस में तब तक इंटरेस्ट था, क्योंकि
बेसिक चीज जो है जो हम्म साइंस में लाइक हाउ नेचर वर्क्स हमें हम्म सिखाते हैं अलग अलग चीजों में कि ऐसे ये प्लांट का ऐसा बिहेवियर है, ऐसे रिएक्शन में ये चीज होता है, तो वो चीज मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि ओके मतलब कि इसके पीछे ये एक रीजन है। तो हम्म था कि ठीक है, मैं मतलब 10th के बाद तो साइंस ही लेना है, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा बोल दिए तो ले लिए साइंस। ये मतलब एक डिजास्टर्स डिसीजन है, अगर खुद एग्जैक्टली को नहीं लग रहा है कि बढ़िया नहीं लग रहा है ये चीज, तो हम्म करना ही नहीं है वो। हम्म तो ये तो मैं बोलूंगा अभी से ही। हम्म तो फिर साइंस लिया, फिर एचएस के मार्क्स अच्छे आए। हम्म फिर जो हुआ कि था कि डॉक्टर बनना, जो मैं बन चुका हूँ अलग तरीके से, तो मेडिकल डॉक्टर बनना। ओके तो WBJE के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं। हम्म तो एचएस के मार्क्स मेरे बढ़िया है, मुझे मिला 442 आउट ऑफ 500, ओके जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया मार्क्स है, हम्म क्योंकि मैं 99.9 परसेंटाइल में था शायद तभी, ओह वाओ क्योंकि मुझे इसलिए DST इंस्पायर भी मिला था बाद में। हाँ हाँ एग्जैक्ट तो तो वो मार्क्स के बाद सबका था कि हाँ ये बंदा इस बार WBJ में मेरा 2400 के आसपास स्टेट रैंक आया, तो उसमें होता नहीं, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता नहीं, और मेरा फैमिली का ऐसा नहीं था कि मतलब प्राइवेट में कभी भी 60-70 लाख दे के पढ़ा ले। ओके तो मैं ड्रॉप लिया कि ठीक है निकाल लेंगे। तो मैं ड्रॉप का डिसीजन लिया जुलाई में, तो दिसंबर में आके सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नीट होगा, जिसका सिलेबस अलग ही है, मतलब वो जो कौन से सिलेबस में नीट होता है तुम लोगों को, एनसीईआरटी सिलेबस में। तो मैं प्रिपेयर पूरा कर रहा था वेस्ट बंगाल जॉइंट के सिलेबस में, वैसा क्वेश्चन वैसा चीज। तो 2013 में मैं नीट का एग्जाम लिया, फिर वो निकाला नहीं, मतलब इस पहला टाइम में मेरा 2400 रैंक आया था, तो अगले टाइम में मेरा 2500 आ गया स्टेट रैंक। तो होता नहीं, मतलब ऑब्वियसली होता नहीं। तो फिर मैं घर पे ऑलरेडी ये पेरेंट्स के साथ अलाइंड था कि अगर एक साल ड्रॉप के बाद ये मुझसे हुआ नहीं, तो मुझे जाना नहीं है मेडिकल में, क्योंकि ये चीज डिसाइडेड था कि जो भी मैं करूंगा उसके बाद अभी भी बहुत लंबा सफर है करियर एस्टेब्लिश करने में। एग्जैक्टली तो मतलब एक ही एग्जाम के लिए मुझे ऐसा नहीं था कि 2-3-4 साल करता ही रहूं के हो ना हो पता नहीं। तो फिर मैं इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट था कि जहां भी जाना है, अगर नीट नहीं हुआ मुझसे इस साल, तो मुझे बेसिक साइंस में जाना है और स्पेसिफिक केमिस्ट्री में जाना है, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद था। और इसका पार्ट ऑफ द रीजन था क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, मतलब एक रूल बना दिया फिर उसका 10 एक्सेप्शन बना दिया। तो ये चीज मुझे बहुत ही मजेदार लगता था कि मतलब हाँ, मतलब वाइब करता था मैं केमिस्ट्री से कि हाँ बंदा ये पढ़ेगा तो मजा आने वाला है। तो फिर मैं गया, मतलब हमारे यहाँ कोलकाता में है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, तो उसका उसका भी एंट्रेंस होता है, तो वो एंट्रेंस लिया, फिर उधर स्टार्ट किया था मैं। और फिर आइजर के बारे में पता चला था कि मतलब हमारे मतलब घर के ऑपोजिट में एक बंदा रहता था, वो भी PhD किया बाहर से। तो उससे पता चला कि आइजर कोलकाता करके एक है, और मतलब बाकी भी 3-4 और आइजर है। तो उसका एंट्रेंस है, बेसिक साइंस पढ़ाते हैं, और अगर मिला तो फेलोशिप भी मिलेगा शायद। तो ये सब सुन के मुझे लगा भाई पढ़ने के लिए फेलोशिप भी मिलेगा, ये तो मजेदार ही चीज है, अलग ही चीज है। फिर दिया मैं एग्जाम, और फिर मेरा ऊपर की तरफ रैंक आया, तो मुझे था कि आइजर कोलकाता में ही जाना है, दूर में नहीं जाना है। क्योंकि मतलब तब था मेरा एक गर्लफ्रेंड, तो उसको छोड़ के दूर नहीं जाना है, तो ये चीज था। तो फॉर्चुनेटली मिल गया क्योंकि रैंक अच्छा था, तो आइजर कोलकाता में वैसे मैं स्टार्ट किया। तो ये था मेरा स्कूल से आइजर तक का सफर। वाह बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा भैया, क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स बताए जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है, मुझे पता है। सो वाह परफेक्ट। सो भैया लाइक हाउ डिड यू चूज केमिस्ट्री एज योर मेजर? पहला क्वेश्चन आपने वैसे बेसिक तो बता दिया इसमें आपने पहले में। सेकंड पॉइंट मेरा इसमें ही था कि भैया जैसे कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली होते हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, जैसे अभी भैया कुछ आई जैसे स्पेशली आई से ट्रिवेंड्रम में क्या हो गया कि हमको मेजर्स फोर्थ सेमेस्टर में ही अलॉट हो जाता है, मीन्स सेकंड ईयर के एंड में ही मेजर दे देते हैं ये लोग। अच्छा। बाकी आईसेस में लाइक कंप्लीट आपको 2 इयर्स के बाद मेजर्स मिलता है, लाइक थर्ड ईयर से मिलता है। सो स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि मैंने खुद सफ़र होते हुए देखा है बच्चों को कि उनका इंटरेस्ट पहले फिजिक्स में था, उनका कलीग या उनका दोस्त मैथ्स में, या लेट सपोज स्पेशल अभी तो डेटा साइंसेस भी आ गए हैं तो वो लोग डेटा साइंसेस में जा रहे हैं,
कुछ मेरे दोस्त डेटा साइंसेस में अपने दोस्त को देख के चले गए, बट अभी उनको कोडिंग नहीं आती थी, तो माइट बी पॉसिबल अभी वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनको काफ़ी टाइम लग रहा कोप अप करने में। नाउ दे आर फीलिंग कि यार शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया। सो आपके अकॉर्डिंग आई थिंक ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि स्पेशली आपका इंटरेस्ट किधर हो रहा है? आई नो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, उनको मज़ा कैसे आ रहा है, बट फिगर आउट कैसे करते हैं? आपने कैसे किया था? आपको क्या चीज़ें लगती थी कि यार मुझे केमिस्ट्री में ही जाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मतलब मुझे ये पार्ट पता था कि जैसे केमिस्ट्री लेना है, इसमें मैं बहुत ही कॉन्क्रीट था, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, जो मतलब बच्चों को लग रहा है कि इसमें भाई मजा आ रहा है, मतलब हो सकता है वो बहुत ही बोरिंग सा कुछ चीज है कि बाकी लोग बोल रहे हैं अभी ये लेके तो तू पोछा मारेगा रेल हाँ हाँ, स्टेशन में, कुछ नहीं होगा, ये एग्जैक्टली। नहीं लेना है। और फिर पीयर प्रेशर में बोल रहा है अबे तू फिजिक्स ले ले, अबे तू मैथ्स ले ले, मतलब इसमें थोड़ा मतलब टशन है, ये चीज कर ले। तो वो करना नहीं है, ये मैं फर्स्ट चीज बोलूंगा। मतलब वो अंदर से जिसमें फील आ रहा है वही करना है, ओके। जिसमें नहीं आ रहा है वो नहीं करना है, ये फर्स्ट चीज। और मतलब रहा कि मतलब अगर ऐसा टारगेट है कि मैं जाके 10 साल बाद करोड़ों में छापूंगा, डॉलरों में छापूंगा, ऐसा चीज से मोटिवेट होना ही नहीं है। ओके। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब वो इवेंचुअली जो वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है अंदर, वो अंदर से ही खा लेता है बंदे को। और फिर इवेंचुअली जितना भी पुश कर लो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें मतलब बहुत बड़ा कुछ हो नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो अगर सभी अभी बोल रहे हैं भाई डेटा साइंस में बहुत बढ़िया फ्यूचर है, तो उसमें पीयर प्रेशर में आके डेटा साइंस ले लिया, बट बंदे को पढ़ना था बायोलॉजी। एग्जैक्टली। तो वो करना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक फील्ड में स्कोप है। इट्स जस्ट दैट मतलब जिन लोगों से बात कर रहे हो तुम, उनको इनफ पता नहीं है, तुमको इनफ पता नहीं है। एग्जैक्टली। और मेरा एडवाइस रहेगा मतलब हर एक को अभी कोडिंग जानना चाहिए। और एआई आ गया है अभी, तो मतलब कोडिंग नहीं भी जानो तो भी ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एआई ही तुम्हें दे देगा कोड लिख के। तो मैं बोलूंगा फोकस मोर ऑन टेक्निकल स्किल्स, लाइक लर्निंग टूल्स, टेक्निक्स, लर्निंग द फंडामेंटल साइंस जो है कोई भी प्रोसेस के पीछे, वो सब चीज सीखने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। और मतलब पीयर प्रेशर में कुछ करना नहीं है, मतलब वो चीज पहले से ही स्टबर्न रहना है कि मम्मी पापा बोल दिए, दोस्त बोल दिए कि ये करो वो करो, वो करना नहीं है। अगर बंदे को बायोलॉजी पसंद है बायोलॉजी में जाना है, अगर जियोलॉजी पसंद है जियोलॉजी में जाना है, और मैथ्स पसंद है तो मैथ्स में जाना है। ओके, परफेक्ट। और पसंद है तो मतलब वो बंदा इवेंचुअली बढ़िया कर ही लेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू भैया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आई थिंक पॉइंट है। आई थिंक ये फिगर आउट करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, आई गेस वो पीयर प्रेशर में गलत डिसीजन लेते हैं। आई बिलीव ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन मेरा था कि भैया हाउज़ योर लाइक ओवरऑल लाइफ एट आइसर कोलकाता, स्पेशली BSMS की अपनी जर्नी बताना, एंड आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म करते, स्पेशली अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपना CGPA भी बता सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक है, बताएंगे। ये बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन होता है। कोई भी जूनियर मिलता है सीनियर से तो भैया लाइक व्हाट्स योर CGPA, तो ताकि उसको ये समझ में आ सके कि मैं कितना लेके आऊँ, मैं कंफर्टेबल जोन में रह सकता हूँ। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड आई थिंक आप इसको बहुत परफेक्टली टैकल कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा एक्सपोजर, अभी तक आपने बहुत सारा एक्सपोजर अपने लाइफ में आई थिंक मुझे लगता है बनाया भी होगा, और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी हो चुका है। तो आप प्लीज़ इस पे हमको कुछ अगर पॉइंट बता सकते हो तो प्लीज़ डिस्कस करना आप। तो आइजर में लाइफ, ये इस पे पहले आता हूँ, बहुत ही बढ़िया था। जिंदगी एकदम मस्त था लिटरल सेंस में, क्योंकि सुबह को क्लास जाते थे, 1-2 क्लास बंक भी कर देते थे, तो ये पार्ट मत दिखाना पेरेंट्स को। तो बाकी चलता था फुल मस्ती, एकदम बड़े दोस्तों के ग्रुप में, एकदम आसपास में रेस्टोरेंट में जाके खाना, मूवीज देखना, एकदम फुल मस्ती। और फिर आते थे एग्जाम, मिड सेम आते थे, एंड सेम आते थे, तो फिर तो बंदा को पता चलता था भाई सब कुछ में तो पढ़ाई करना भूल गया। तो अभी करना क्या है? तो अभी तो GPA अगर मेंटेन नहीं किया तो स्टाइपेंड मिलेगा नहीं। तो मेरा गोल बहुत सिंपल था, वापस स्कूल जैसा ही गोल था कि स्कूल में जैसे 80% लाना है, इसमें था बस स्टाइपेंड बच जाए। ओके। तो बस सिंपल सा गोल था मेरा जिंदगी में। तो बस जाते थे टॉपर वॉपर लोगों के साथ, और भाई आइजर में आओगे तो मतलब
देखोगे कितने बड़े बड़े तोप है इधर। एग्जैक्टली। कोई मतलब बोर्ड में टॉप करके आया है, कोई जेई एडवांस में 10-15 का शायद रैंक लेके आ गया है, मतलब और फिर लगेगा कि भाई मैं क्या हूँ। मतलब स्कूल में लगता था कि भाई मैं ही 30 मार खान हूँ, मैं ही एकदम बढ़िया हूँ। एग्जैक्टली। तो वैसे लोग हैं। और मतलब जिंदगी में आएगा डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन ले रहे हो तो मुझे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मेरा गोल सिंपल था, पैसा बचाना है बस। तो जाता था मैं क्वेश्चन वेश्चन लेके एग्जाम के आगे वाले नाइट को टॉपर्स के रूम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व कराता था। कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम्स प्रोफेसर लोग डिस्कस किए हैं, वो थोड़ा, क्योंकि शायद वो उस टाइम में गप्पे मार रहा था क्लास में तो समझा नहीं, तो वो सब क्लियर करके आ जाते थे। तब शायद हम लोगों को 7 के ऊपर रखना पड़ता था, तो मेरा 8 के ऊपर आ जाते थे। तो बस फिर से अगले एग्जाम से पहले फिर मस्ती। और फिर तो मतलब आइदर में फेस्टिवल्स वगैरह का सेलिब्रेशन होता रहता था, तो मतलब वो भी बहुत एक इंटीग्रल पार्ट था। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज के आइजर में हमें जो एक्सपोजर मिलता है साइंस का, वो बहुत ही नॉन कन्वेंशनल है कंपेयर टू अदर स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन मोस्ट केसेस, क्योंकि हमें एक्सपोजर मिलता है कैसे रिसर्च होता है। और रिसर्च में हमें मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिक बंदा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेसिस कर रहा है। उसको मतलब एक्चुअल रिसर्च में बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स जो कि बहुत इंटरडिसिप्लिनरी होता है, तो वो चीज का एक्सपोजर मिलता था हमें। तो मतलब तभी मतलब जब पढ़ रहे थे तब रियलाइज नहीं हुआ, बट लुकिंग बैक अभी लगता है कि वो जो चीज था वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि हाउ एक्चुअल रिसर्च इज डन। क्योंकि पढ़ के रट के एग्जाम लिख लिए, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अभी 10 साल बाद ये शायद होगा भी नहीं, क्योंकि एआई को पूछ दोगे 10 डेटा दे देगा। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज मुझे बहुत मतलब अभी अगर सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि मतलब आई वॉज अ पार्ट ऑफ आइजर और मुझे एक्चुअल रिसर्च का एक्सपोजर मिला। और फिर आते हैं ये वाले पार्ट में, फिर पेरेंट्स सोचेंगे ये बंदा पढ़ता नहीं था, कैसा बंदा था। तो वो जो चीज था एग्जाम के पहले वाले नाइट में पूरा सिलेबस कवर करना, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना, वो हम लोगों को इन जनरल सिखाया स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। एग्जैक्टली। और ये मतलब बाद में पीएचडी करो या जो भी करो, कॉर्पोरेट में जाओ, जो भी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग देख रहे हैं कोई भी डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहा है, ये वो कर रहा है। मतलब स्ट्रेस हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से आई लर्नड in Izer apart from how research is done. Okay. तो हाँ, ये मेरा पॉइंटर्स रहेगा Izer के लिए। और जीपीए आई थिंक ये मैं मिस कर जाता था, तो लोग बोलते थे देखो भाई ये जीपीए बंदा कवर नहीं किया। तो हाँ तो मेरा जीपीए था Izer में 8 से ऊपर। एकदम लास्ट सेमेस्टर में जाके 8.47 आया, तो वो मेरा फाइनल जीपीए था Izer में। तो यूजुअली 8 से ऊपर रहता था जीपीए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बैच टॉपर था। मेरा पहला मतलब मेरे से आगे वाला और पीछे वाला जो रोल नंबर्स थे, वो एक बंदा था फिजिक्स का टॉपर, एक बंदा था मैथ्स का टॉपर। तो जब भी मैं स्कोर शीट खुलता था मेरे पेरेंट्स के सामने देखते थे, एक को ऑलमोस्ट 10 में 10 आया है, एक को ऑलमोस्ट 10 में 9.5 आया, और बीच में एक बंदा है 8 लेके घूम रहा है। तो होपफुली मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। आई थिंक आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, आई थिंक मैं इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम सब रिलेट कर रहे होंगे आपसे। तो आई थिंक हम लोग के लिए भी ये आई थिंक एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि आई थिंक सिर्फ सीजीपीए मेन रोल नहीं होता, अगर अपन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें तो। और टेंशन नहीं लेना है, मतलब डालो अपना बेस्ट, डालो जितना हो सके डालो। और ऐसा नहीं है कि मतलब भाई ये लोग तो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि ये फीलिंग मुझे एक पॉइंट पे आता था। क्योंकि मैं जब एक चीज मैं बोलूंगा आइजर में, मैं जो नहीं किया और मैं जो जूनियर्स को करने 100% बोलूंगा कि समर प्रोजेक्ट्स में जाए, अलग अलग लैब्स में जाए, प्रोजेक्ट एक्सपोजर ले, अलग अलग फील्ड का प्रोजेक्ट एक्सपोजर ले कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। कोई बंदा अगर केमिस्ट्री में कर रहा है तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक ले, कोई एक एनालिटिकल केमिस्ट्री टाइप का लेके जीसीएमएस, क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा, या माइक्रोस्कोपी, मटेरियल साइंस वगैरह कुछ वैसा टाइप का एक्सपोजर। तो अलग अलग एक्सपोजर लेके देखे कैसा चल रहा है। और अभी अगर हो सके तो अगर कोई लैब ज्वाइन कर रहा है तो
कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट में अगर कोलैबोरेशन काम हो रहा है, हाँ। कोई भी हो रहा है, तो पार्ट बने वो चीज का। ओके। तो ये मैं नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि आइजर में ये एक्सपोजर मिलता है और हाँ। थोड़ा मतलब ट्राई करने से अच्छा लैब मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैं जूनियर्स को करने बोलूंगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है 5 साल पहले 6 साल पहले जैसे होता था अभी होगा नहीं। अभी मार्केट और भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, एग्जैक्टली। तो एडॉप्ट करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि 10 साल पहले मेरे प्रोफाइल के जॉब में जैसे क्वालिफाइड लोग आते थे, मुझे उसमें आने के लिए और ज्यादा क्वालिफिकेशन लगा, और फिर 5 साल बाद और ज्यादा लगेगा। Exactly. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फेस वैल्यू में मैं ज्यादा क्वालिफाइड शायद नहीं हूँ, बट स्किल के एस्पेक्ट में और भी ज्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है मार्केट। तो आई वुड से के गेट दैट एक्चुअल रिसर्च एक्सपोजर, क्योंकि मतलब मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट समर प्रोजेक्ट करते थे, ये वो करते थे, मैं तो गंगा घाट में जाके फोटोग्राफी करता था। तो करना नहीं चाहिए था उतना भी, मतलब थोड़ा काम भी कर लेना चाहिए था। ओके। तो ओके, थैंक यू भैया। ये आई थिंक काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। अभी आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्पेशली जो अभी कुछ सीनियर्स हैं कॉलेज में ऑब्वियसली होते हैं, तो जब फ्रेशर्स आते हैं ना, तो आई थिंक दे सेड ना कि उनको एक्चुअली मैंने जब इंटरव्यूज़ किए हैं, तो आई थिंक बहुत सारे सीनियर्स ने जो आप बात बोली एग्जैक्टली सेम रिपीट किया था कि आप लोग आई थिंक ट्राई करो लैब ज्वाइन करने का, अगर इंटरेस्टेड हो, लाइक अगर आपको क्लियर है फिजिक्स में जा रहे हो, केमिस्ट्री मैथ, तो ट्राई करो, वो रिसर्च एक्सपोजर लो। बट आई थिंक कुछ सीनियर्स का सजेशन होता है कि यार तू 1-2 साल चिल कर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। सो आई थिंक ये हाँ, ये भी ठीक है। बट एग्जैक्टली आई थिंक जो आपने ब्रीफ में पॉइंट किया, आई थिंक वो 4-5 साल पहले की बातें थी। अभी मार्केट और कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो आई थिंक हमको भी वो इवॉल्व करना पड़ेगा खुद को भी। सो आई थिंक ये पॉइंट उनके लिए काफ़ी, मुझे लगता है, क्लैरिटी लेके आ सकता है अगर ये पार्ट वो स्पेसिफिकली देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड भैया अगला मेरा क्वेश्चन था कि लाइक जब आप रिसर्च में, जब आपने पीएचडी करी, सो लाइक आपका क्लियर था कि लाइक, या फिर आपको कभी भी ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ यार कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं या मुझे एकेडमिया में ही रहना चाहिए, या पोस्ट डॉक के लिए जाऊं, या कभी आपको कन्फ्यूज़न हुआ, या आपका श्योर था यार कि नहीं, मैं पीएचडी के बाद एग्जिट ही कर लूँगा, मुझे इंडस्ट्री ही ट्राई करना है? और एक क्वेश्चन ये भी था भैया कि यूजुअली जैसे आपने यूएस में पीएचडी करी, तो यूजुअली हम लोग सुनते हैं, या जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि यूएस में पीएचडी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लाइक जिनका सीजीपीए थोड़ा सा नॉर्मल है या लो है, उनको थोड़ा यूएस में थोड़ा ज़्यादा सीजीपीए चाहिए एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो क्या ये बात सच है? क्या कोई फैक्टर इसमें ऐसा होता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, मैं आता हूँ पहला क्वेश्चन में, जो कि मतलब कितना क्लैरिटी था मुझे। एग्जैक्टली। मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं था, जीरो क्लैरिटी था। मेरा पीएचडी खत्म होने के 1-2 साल पहले भी जीरो क्लैरिटी था कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, पीएचडी करके करूँ क्या। मतलब क्योंकि जब पीएचडी चलता है ना, तो इतना कुछ चलता है, मतलब 5-10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब खुद का 2-3 मेन प्रोजेक्ट, अलग का साइट का 3-4 कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एक साथ, फिर टीए करना, फिर मतलब लाइफ हैंडल करना है एज यूजुअल, लाइक मतलब इन अ डिफरेंट कंट्री। तो सब कुछ में ये, तब मैं सोचता ही नहीं था कि करना क्या है इसके बाद। अभी मुझे मतलब वो पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई अभी ये एक पेपर निकाल दूं तो बढ़िया मजा आ जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट खत्म कर लूं तो मतलब कुछ करके एक पेपर आ जाए, वैसा टाइप का थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो जैसे जैसे मतलब मैं सोच के 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए मेरे मेन प्रोजेक्ट पीएचडी में, क्योंकि मेरा पीएचडी गाइड चेंज हुआ था बीच में, बट दोनों ही गाइड का एक ही पैरामीटर था कि 4 फर्स्ट ऑथर पेपर्स लाने हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लाने हैं अगर पीएचडी मिलना है तो मैं इस पे फोकस था, क्योंकि मेरा फर्स्ट 3 साल में कोई भी पेपर आया नहीं था। और फिर मेरा 4th ईयर में जो पहला गाइड था, वो बंदा सडनली छोड़ के एकेडमिया से चला गया गवर्नमेंट जॉब में, मतलब यूएस गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में। तो फिर दूसरा गाइड चेंज हुआ, तो तभी मेरा एक ही फर्स्ट ऑथर पेपर आया था, तो मुझे और भी छापने थे, तभी ऑलरेडी 2022 हो गया। तो तब से मतलब जैसे और 1-2 पेपर आए, फिर मैं देखना स्टार्ट किया कि करना क्या है। फिर देखा कि पोस्ट डॉक एक पोटेंशियल वे है, जो मतलब ऑलमोस्ट 90% इंडिया में पीएचडी वाले सोचते भाई पोस्ट डॉक कर लूं तो जिंदगी सेट है। फिर कुछ लोग थे जो इंडस्ट्री में जाते थे। फिर मैं देखा कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स से दोनों में ही, तो कौन सा मतलब इट्स लाइक पिक योर ओन पॉइजन। तो
कौन सा मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। ओके। तो मुझे था कि मतलब अभी पीएचडी खत्म होने तक मैं 30 के ऊपर हो जाऊंगा। तो अभी मैं ऐसे फैमिली से हूं नहीं कि जिसमें मतलब बस पढ़ता ही रहूं पढ़ता ही रहूं पढ़ता ही रहूं, और मतलब क्योंकि मेरे पापा रिटायर करने वाले थे तो वैसा चीज भी था। तो वो एस्पेक्ट था, और फिर दूसरा एस्पेक्ट था कि मुझे मतलब पीएचडी में ये लगा कि मतलब बेसिक साइंस में जैसा टॉक्सिसिटी है, इंडस्ट्री में भी टॉक्सिसिटी है, एग्जैक्टली। बट बेसिक साइंस के एकेडमिया साइड में जैसा है तो वो मुझे और डील नहीं करना है। तो फिर मैं बात करना स्टार्ट किया लोगों से, मतलब इन जनरल सेंटिमेंट लगा के मतलब कोलैबोरेशन और मतलब टीम वर्क इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। क्योंकि होता क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत फास्ट पेस चीजें होता है और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम चैलेंजेस लोग टैकल करते हैं। तो एक एक टीम में फिजिसिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर सब होते हैं, और फिर वो सब मिलकर ट्राई करते हैं कोई बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एकेडमिया में जो मैं नोटिस किया कि मतलब फंड्स का कमी होता है। 100 प्रोफेसर 100 साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि एक ही फंड लो, और फिर जैसे फंड जिसको मिला फिर वो पुश करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को कि भाई 10 पेपर छापो, 15 पेपर छापो के, और मतलब जिंदगी तो मतलब फिर क्या होता है पता ही है। तो और बेसिक साइंस में ये ज्यादा होता है कंपेयर टू मतलब अप्लाइड साइंस और इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री फंडिंग या नॉन गवर्नमेंट फंडिंग ज्यादा आता है। बेसिक साइंस में फंडामेंटल साइंस प्रैक्टिस करने में फंडिंग थोड़ा कम आता है। तो इवेंचुअली लगा कि मतलब सब कुछ मिला के, और फिर दूसरा चीज जो मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगा, जो मतलब मेरा पॉइंट था इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए, ये जो पोस्ट डॉक वाला सीन है ना, लोग पोस्ट डॉक क्यों करे, ये पहला क्वेश्चन है। तो पोस्ट डॉक लोग करते हैं कि एकेडमिक जॉब्स में जाने के लिए, कहीं भी बड़ा सा साइंटिस्ट बनना है, बड़ा सा प्रोफेसर बनना है, हाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो ये सिचुएशन है वैसा टाइप का कि एक अनार 100 बीमार, वैसा टाइप का सिचुएशन है। मतलब हम लोग जब आइजर में थे, मेरा भी वही आइडिया था कि पीएचडी करूंगा, पोस्ट डॉक करूंगा, बन जाऊंगा आईआईटी आइजर का फैकल्टी, जिंदगी पूरा सेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बट जब जितना क्लोज आया मैं पीएचडी खत्म करने को, तो तब समझा जाके कि ऐसा होता नहीं है बेटा। क्योंकि एक वो जो पोजीशन है उसमें पहला तो चलता है नेपोटिज्म, जो जिसे पता नहीं है कि सुन लेके बड़े प्रोफेसर, अगर तुम्हें इंडिया में आईआईटी आइजर नाइजर एनआईटी में फैकल्टी बनना है, सबसे बेस्ट पॉलिसी है कोई भी बड़ा सा इंडियन प्रोफेसर के लैब में जाओ, उधर पीएचडी करो, बाहर टॉप यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक करो, फील्ड के टॉप जर्नल्स में छापो, फिर जाके तुम्हारा चांस मे भी हो सकता है फैकल्टी बनने का। तो ऑब्वियसली ये जितने भी कंडीशंस बोले, इसमें ऑब्वियसली 90% के ज्यादा के लोगों को ये सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे। तो अभी जब कोई बाहर से भी बढ़िया पेपर छाप के जाता है, तो होता क्या है, नेपोटिज्म के चक्कर में या कोई और भी चक्कर में होता नहीं है, मतलब नेचुरली भी होता नहीं है, मतलब क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है। और फिर जो होता है कि पीएचडी के बाद पोस्टडॉक स्टार्ट किया, आइडियल होता है कि 1 और 2 पोस्टडॉक करो, कि 3-4 साल के पोस्टडॉक के टेन्योर के बाद तुम्हें आइडियली फैकल्टी बन जाना चाहिए। अगर ये तुम तब बन नहीं पाए, फिर अभी लोग जो करते हैं पोस्टडॉक पे पोस्टडॉक किए जाते हैं, 40-45 साल तक पोस्टडॉक ही कर रहे हैं, क्योंकि परमानेंट पोजीशन मिला ही नहीं उन्हें। तो ये मुझे मतलब ये लगा कि मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं ये लाइफ, और मतलब पोस्टडॉक मतलब वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर टाइप का जॉब है कि 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, फिर बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसा खत्म, तुम निकलो, फिर अलग कहीं दूसरे देश में, दूसरे लैब में कहीं भी, फिर दूसरा एक पोस्टडॉक करो। तो ऐसा मुझे चाहिए नहीं था। मुझे चाहिए था कि मतलब पीएचडी में जितना किया अभी थोड़ा सा एटलीस्ट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए मुझे। अभी इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम ले ऑफ्स होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। तो वो इंडस्ट्री का भी है कि कैसा क्या है। बट एक चीज है, पोस्टडॉक एक्सपीरियंस इज नॉट इक्वल्स टू इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। क्योंकि इंडस्ट्री में ये लोग अगर देखते हैं पीएचडी, तो ये लोग हायर करते हैं, जैसे ही देखेंगे पीएचडी प्लस पोस्टडॉक, ये क्यों किए, कैसे किए,
उतना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों। और फिर पोस्ट डॉक वाले का भी ये होता है कि मैं अर्ली करियर सैलरी नहीं लूंगा, मेरा पीएचडी के बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे अर्ली करियर साइंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे सीनियर बनना है। बट बंदे को इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये चीज है। बट कुछ कुछ इंडस्ट्री में पोस्ट डॉक करने के बाद भी हायर होते हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को चाहिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस। तो मतलब इट विल डिपेंड, बट मैं बोलूंगा बेस्ट चीज है, जितने भी लोग मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं, तो बात करे लोगों से। आई थिंक दैट्स द मोस्ट हेल्पफुल थिंग दैट आई डिड, कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों से मैं बात किया, जस्ट उनका एंगल समझने का, पोस्ट डॉक से, फैकल्टी से, साइंटिस्ट से। तो मतलब ऑब्वियसली बहुत लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, बट कुछ कुछ लोग देते हैं। फिर बात करके समझा के क्या चैलेंजेस है और क्या अपसाइड है वो चीज का, तो फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे इंडस्ट्री जाना है। मुझे सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लाइक स्टूडेंट दे आर आस्किंग अगेन, कुछ पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है, स्पेशली जो थोड़े ब्रोक फैमिली से आते हैं। पहला उनका क्वेश्चन होता है कि पीएचडी में स्टाइपेंड कितना होता है। एग्जैक्ट अमाउंट रिवील करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट उनका बेसिक कंसर्न ये होता है कि अमाउंट कितना होता है, क्या बेसिक जो अपना लाइफस्टाइल है वो अपन मेंटेन कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, क्या हम कुछ सेविंग भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूएस जैसे कंट्री, लाइक यूएस में हो, या जो लोग, अगर कुछ लोग जो यूरोप भी जाते हैं, अगर स्पेशली कोई यूरोप साइड जा रहा है, कोई यूएस में जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बेसिक लाइफस्टाइल मैनेज करना पॉसिबल होता है, और अलॉन्ग विद दैट क्या हम सेविंग भी मैनेज कर सकते हैं, ये। एंड थर्ड पॉइंट, स्पेशली आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पीएचडी का, अगर आप कोई एक सजेशन देना चाहो जो भी पीएचडी स्टार्ट करने वाला है, या जो अभी अपने 5th ईयर में, 4th ईयर में, और जो पीएचडी के लिए देख रहे हैं, आप उनको एक क्या सजेशन देना चाहोगे जो लोग पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं? ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब स्टाइपेंड से कैसा चलेगा, मतलब क्योंकि बंदा जब पीएचडी स्टार्ट कर रहा है ऑलरेडी 2025 का हो गया है, तो अभी मतलब फैमिली का भी शायद उसके ऊपर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं बोलूंगा मतलब इंडिया में मेरा पता नहीं है उतना, मैं खुद का बोलता हूँ। मतलब यूएस में मेरा कैसा था, मुझे जितना स्टाइपेंड मिलता था पर्सनली, तो मेरा खुद का भी चल जाता था और सेविंग्स भी होता था। मतलब इंडिया में मंथली मैं बोलूंगा 6-7 हजार के आसपास सेविंग्स मेरा इजीली हो जाता था, मेरा थ्रू आउट पीएचडी। मतलब कम ज्यादा होता था, बट मतलब जनरली 7 से 10 हजार का सेविंग्स पर मंथ हो जाता था मेरा। बट इसमें एक कैवियाट है जो कि है, मैं पहला तो था आयोवा स्टेट में, तो अभी यूएस का अगर नक्शा है तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, मतलब कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ओरेगन, ये साइड वेस्ट कोस्ट, और ईस्ट कोस्ट में मतलब न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ये सब साइड में। तो ये ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उसमें होता क्या है, पीएचडी स्टूडेंट को जितना स्टाइपेंड मिलता है तो शायद सिर्फ खाना पढ़ना चल जाएगा, उससे ज्यादा मतलब सेविंग्स का शायद उतना होगा नहीं। अगर मिडवेस्ट यूएस में कोई आता है बंदा के इलिनॉय, फिर आयोवा, फिर नेब्रास्का, कांसास, मतलब जो मतलब काइंड ऑफ बोर्डिंग स्टेट्स ऑफ यूएस है, तो वहां पे अगर कोई आता है और अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज में आता है, तो पहला तो उनका फीस कम होते हैं। फीस यूजुअली पीएचडी में कवर करता है, मतलब जो लैब में बंदा काम कर रहा है वो लैब के प्रोफेसर उनके ग्रांट मनी से जाता है। थोड़ा सा मतलब कुछ पैसा खुद से देना पड़ता है, जो कि मेरे लिए शायद पर सेमेस्टर 500 या 1000 के आसपास था डॉलर्स में, जो स्टाइपेंड से कवर हो जाते थे। बट इजीली मेरा मतलब थ्रू आउट पीएचडी स्टाइपेंड अच्छा था, खुद का चल जाता था एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स भी थोड़ा बहुत हो जाते थे। बट अभी के लिए जैसे मतलब यूएस का बोल रहा हूँ, जैसे सब चीज का प्राइसेस वगैरह बढ़ रहा है, तो थोड़ा मे भी सेविंग्स कम होगा। बट आई थिंक अगर मिलता है पीएचडी पोजीशन इधर, आई थिंक दे विल पे गुड एनफ मनी टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब और सेविंग्स भी थोड़ा बहुत हो जाएगा अगर बंदा आके ही मतलब इधर उधर घूमना, गाड़ी वाड़ी खरीदना स्टार्ट ना कर दे। थोड़ा अगर समझ के चले, हम लोग इंडियन लोग जैसे ट्रेंड हुए हैं वैसे अगर चलता है बंदा, सेविंग्स होगा।
ओके। अभी अभी तक होगा, मतलब 2 साल बाद अगर मतलब टेरिफ वेरिफ के चक्कर में 200% चीजें का दाम बढ़ गया तो अलग बात है। एग्जैक्टली। ओके। एंड थर्ड पॉइंट था भैया कि स्पेसिफिक अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस ओवरऑल, तो वो क्या होगा? मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि लोगों से बात करना है, हम्म। हम्बल रहना है, लोगों से बात करना है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ होता है सीखने के लिए, कुछ नया नजरिया, कुछ नया सजेशंस। हम्म। उन लोग हर एक के पास एक नया, मतलब सबका रास्ता रास्ता अलग है, बट हम्म। जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग, तो वो काफी हद तक सेम होते हैं सबके लिए। एग्जैक्टली। अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बट हम्म। उससे मतलब मुझे क्या करना है या क्या डिसीजन लेना है, तो वो बहुत हेल्प होता है। हम्म। तो ये बोलूंगा। और दूसरा चीज जो है, मतलब वो डार्क सीरीज का एक फेमस सा कोट है कि एवरी डिसीजन यू टेक फॉर समथिंग इज अ डिसीजन अगेंस्ट समथिंग। या। डिसीजन कोई भी लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि वो पाइल अप होते रहते हैं एग्जैक्टली। इवेंचुअली, मतलब वो एड अप होते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। डिसीजन जो भी लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, स्पेशली उन उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिफ्थ ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, जो पीएचडी के लिए रिसेंटली जाने वाले हैं। आई थिंक या आई बिलीव उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भैया ऐसा कौन सा आपको लगता है, ऐसा कौन सा पॉइंट या प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन आपका हुआ आइसर्स में, लाइक ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने आइसर के टाइम पे सीखी हो या एक्सपीरियंस हो, जो आपको पीएचडी के टाइम पे बहुत यूज़फुल हुआ हो या बहुत यूज़ हुआ हो, स्पेशली जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर किया लाइक मीटिंग से पहले कुछ कि स्पेशली आइसर वाले स्टूडेंट ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि उनको जो रिसर्च का एक्सपोजर आइसर में मिल रहा है। आई थिंक इंडिया में आई डोंट नो कि मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ आईआईसी बैंगलोर या कुछ आईआईटीज़ ही होंगे जो इतना एक्सपोजर देते होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी कॉलेजेस में इतना एक्सपोजर मिलता होगा, स्पेशली रिसर्च को लेके। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था आइसर का जो आपको पीएचडी के टाइम पे बहुत हेल्प किया, एंड स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको, मुझे लगता है वहाँ से आपने कुछ इंस्पिरेशन लिया हो या कुछ इंसिडेंट्स हुआ हो जो आप अभी तक आपको लगता है कि उस पॉइंट ने आई थिंक कुछ चेंजेस लाए हैं आप में, जो आपको आगे आई थिंक फर्दर ग्रोथ में हेल्प किया हो? ये क्वेश्चन का मैं थोड़ा बुलेट्स भी बना के रखा हूँ, क्योंकि ये मुझे ओके। बढ़िया क्वेश्चन लगा। ओके। तो पहला तो मैं जब कुछ देर पहले बोल रहा था कि डीलिंग विद स्ट्रेस, वो लास्ट मिनट वाला जो हाँ। चीज बोला कि सब कवर करना है लास्ट मिनट में और जीपीए को भी सेट रखना है, ओके। तो वो एक बहुत बड़ा चीज था कि स्ट्रेस हैंडलिंग। दूसरा चीज जो मुझे आइजर से सीखने को मिला, मतलब जैसे ही आइजर में जाते हैं सब देखते हैं बड़े बड़े तोप है उधर, कोई ये टॉपर वो टॉपर, तो मतलब उसमें खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, खुद के स्किल को, खुद के कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, बी रियलिस्टिक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम जब डेडलाइन सेट करोगे, तुम जब कोई काम लोगे, तो तुम रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करोगे। तो ये भी काइंड ऑफ अलग तरीके से स्ट्रेस हैंडल होता है, क्योंकि अगर हम खुद के लिए बहुत ज्यादा हाई बार सेट कर देते हैं और फिर वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर खुद के लिए और जो बंदा वो हैंडल कर रहा है, कि प्रोफेसर हो या अदर टीममेट्स हो, तो उनके लिए लगता है भाई ये बंदा अंडर डिलीवर कर रहा है, मतलब हर बार ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर रहा है, और ये खुद को भी लगेगा। एग्जैक्टली। तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को, ये चीज। और दूसरा जो चीज है कि नया चीज सीखते रहना है आइजर में। ओके। जैसे कुछ भी, मतलब कोई भी कोर्स वर्क में, मतलब मेरा था पीसीबी, बट बीच में मैं एक आर्ट साइंस का भी कोर्स ले लिया। ओह वाह। तो मतलब क्योंकि वो कोर्स जस्ट इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, तो मैं सोचा ये सेमेस्टर ये ले लेता है, क्योंकि वो तब मतलब कुछ फ्लोटिंग क्रेडिट्स थे, तो कुछ लेना था तो वो ले लिया। तो नया चीज सीखते रहना है। तो आइदर में आई थिंक जो सबसे बढ़िया चीज लगा कि मतलब कोई भी नया चीज सीखने में हमें वो एक्साइटमेंट फील होता था, डर नहीं लगता था। एग्जैक्टली। वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात आई थिंक यहाँ पे मैं नोट करके रखा हूं कि फेलियर से डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके। क्योंकि हमें जो स्कूल से या हम लोग जब छोटे रहते सिखाया जाता है कि भाई तुझे बेस्ट बनना है, तुझे बेस्ट बनना है, भाई
वैसा होता नहीं है, रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में तुम्हारे साल में 1-2 दिन या कभी कभी साल में आते भी नहीं है जिसमें तुम कुछ बढ़िया चीज अचीव किए हो। 90% डेज रहता है कि मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, फेलियर हो रहा है, एक्सपेरिमेंट फेल कर रहा है, घर में कुछ हो रहा है, मतलब तुम्हारा बॉडी में कुछ हो रहा है, मतलब हर मतलब 90% टाइम फेलियर होता है। तो वो हैंडल करना और समझना कि हाँ मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग, और फिर पुश थ्रू करना वो फेलियर से। आई थिंक ये मैं आइजर से सीखा हूं कि मतलब पढ़ लिया एक कोर्स के लिए, बहुत बढ़िया पढ़ा, फिर मुझे आए B+। मैं सोचा ये क्या हुआ, मुझे तो A+ लाने चाहिए थे, मुझे B+ कैसे आ गए। बट फिर मैं सोचा कि फिर जब पेपर दिखाया कि हाँ ये गलती थी, और फिर उसको पॉजिटिवली लिया, रेक्टिफाई किया, और फिर मैं लाया A+। तो ये चीज मुझे मतलब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ आइजर में मेरा, कि फेलियर से डील करना है। क्योंकि PhD में जब आया वो सेम चीज, मतलब आधे दिन रिएक्शंस काम नहीं कर रहे, टूल ब्रेक डाउन हो रहा है, पेपर भेज रहा हूँ, पेपर रिव्यूअर 2 एकदम ट्रैश करके बोल रहा है कि भाई क्या कचरा पेपर लिखे हो। मेरा 2 साल का वो मेहनत है, वो बंदा बोल रहा है क्या कचरा पेपर लिखे हो। तो ये सब चीजें, और ये अभी लग रहा है सुनने में कि बहुत लाइट चीज है, बट अगर जब कर रहा है बंदा ना, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ये सब चीज का। तो हाँ, ये आइजर जो मुझे बाद में हेल्प किया। तो वाह, इसमें आपने बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आई थिंक कवर किए हैं, जो कि मुझे लगता है यूजुअली आई थिंक 100% मैं श्योर हूँ कि आई थिंक अभी नॉट ओनली आइसर, आई थिंक सारे कॉलेज स्टूडेंट स्पेशली आई थिंक इस फेज से तो गुजरते ही हैं। आई थिंक ये मुझे लगता है सबके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो थैंक यू सो मच भैया फॉर दैट। एंड अभी अगला क्वेश्चन था कि कैन यू टेल अस अबाउट योर करेंट रोल एट इंटेल इन सिंपल वर्ड्स, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि जब आपने PhD ख़त्म करा तो आप इंटेल पहुँचे कैसे, लाइक आपने खुद से अप्रोच किया, प्रोसेस क्या था, एंड स्पेशली आप रिसर्च बैकग्राउंड से थे एंड आप R&D डिपार्टमेंट में गए, तो वो जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस था तो लाइक वो इन्वायरमेंट कैसा था, लाइक आपका माइंडसेट कैसा था, स्टेट ऑफ माइंड जो आपका होता है वो कैसा था, एंड स्पेसिफिकली आप BSMS किए थे आइसर कोलकाता से, देन आपने PhD किया, तो लाइक आपको क्या कभी ये कॉन्फिडेंस होता था कि मैं बहुत अच्छे को लाइक इंडिया के टॉप कॉलेजेस से आया, देन US में मैंने PhD करी, तो आपको लगता था क्या कि मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से आया हूँ तो मुझे उसका सपोर्ट मिल रहा है, क्या कभी मिलते दिखा आपको, स्पेशली उस टाइम पे जब आप इंटेल के उस प्रोसेस में थे जॉब के लिए, जब भी आप गए R&D के टाइम पे, तो आई थिंक वो फेस कैसा था, जैसे आप एक बार अगर बता सको हमको तो वो। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के रोल क्या है मेरा। एग्जैक्टली। तो यूजुअली हर बड़े कंपनीज का मतलब फार्मा, सेमीकंडक्टर, केमिकल, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, सब में एक्टिवली R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली PhD या पोस्ट डॉक किए हुए, मतलब जिनका सफिशिएंट रिसर्च एक्सपीरियंस है, अननोन प्रॉब्लम हैंडल करने का एक्सपर्टीज है, उनको हायर किए जाते हैं। ओके। तो अगर PhD के बाद कोई सोच रहा है इंडस्ट्री में स्विच करना है, तो if there is an academic side of jobs, there is possibly an industry side of jobs for those folks. तो ये एक बात है। तो मेरा स्पेसिफिक रोल क्या है, तो मैं इंटेल में लिथोग्राफी टीम में हूँ। ओके। तो पूरा ये जो चिप मेकिंग होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स, जो सारे चीज में है अभी, एग्जैक्टली तो हर जगह पे तो सेमीकंडक्टर चिप्स में लिथोग्राफी जो प्रोसेस होता है वो है जो पैटर्निंग वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटेल में जो बेसिकली सिलिकॉन वैली सेट किया था इंटेल, तो मूर्स लॉ करके है, उसमें लॉ था शायद के हर 2 साल में के नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ चिप डबल होते जा रहे हैं एक छोटा सा सेम एरिया में। तो इसीलिए पहले हमारा बड़े बड़े लैपटॉप कंप्यूटर थे, अभी सब छोटे टैब फोन स्पीकर, तो वो चीज है। तो लिथोग्राफी में हम लोग पैटर्निंग करते हैं। तो मेरा काम है, लिथोग्राफी में 2 साइड होते हैं, स्कैनर्स और ट्रैक्स। तो ट्रैक वाले लोग क्या करते हैं, वो फोटोरेसिस्ट जो होता है, पॉलीमराइजेशन वगैरह, जो कैसा कितना मतलब फर्म रहेगा वो पैटर्न, कितना मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा, वो सब चीज सब देखना। और स्कैनर वाले लोग एक्चुअल वो लेजर देके पैटर्निंग करते हैं।
ओ तो मैं अभी वो स्पेसिफिक एरिया में काम करता हूँ। ऑब्वियसली मैं मटेरियल साइड ऑफ थिंग में काम करता हूँ कि नए नए मटेरियल्स देखना, फिर उसको इवेलुएट करना, फिर वो प्रोसेस बनाना, नया 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 जो टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं हर 2-3 साल में, के कोई एक नया प्रोसेसर आ गया जो कि बहुत फास्ट है, ओके बहुत बढ़िया गेमिंग कर रहा है, क्या एआई जनरेट बहुत फास्ट कर रहा है, तो उसके लिए नए प्रोसेसर्स आते रहते हैं हर 2-3 साल में। तो उस वो फ्यूचर प्रोसेस नोड्स में काम करता हूँ मैं। ओके तो मतलब ऑब्वियसली आई एम वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूज प्रोसेस, बट ये है मेरा काम। ओके और अब आते हैं जॉब सर्च वाले एस्पेक्ट में। ओके तो बात बहुत सिंपल सा है, जितना बड़ा जॉब उतना घिसना पड़ता है मिलने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है, एकदम सीधी सी बात है। कोई जितना आसान सा जॉब है, कम सैलरी है, वो मिलना आसान होता है। जितना बड़ा जॉब है, ज्यादा सैलरी है, मिलना मुश्किल है। तो एग्जैक्टली मैं मेरा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ, फिर इससे जो डिराइव करना है कर लेना। पीएचडी मुझे मिलना था 2024 में कभी ओके तो मैं गाइड से पहले बात कर लिया कि मुझे 2024 में वो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा 4 फर्स्ट ऑथर आ जाएंगे पेपर। तो अभी मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया अक्टूबर 2023 से। ओके अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक मुझे एक भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आए। मैं ऑलरेडी 100 से ज्यादा एप्लीकेशन डाल चुका था अलग अलग कंपनी में। उसमें हर एप्लीकेशन में मैं रेज्यूमे अपडेट किया प्रॉपरली, कवर लेटर कहीं जगह लगा तो वो लिखा। तो हर एप्लीकेशन मतलब वो वर्क डे का पेज होता है, तो उसमें फुल एप्लीकेशन फिलअप करना होता है। तो 100 से ज्यादा डाल चुका था, कुछ आया नहीं। जनवरी में एक आया था, बट उन लोगों का था कि 2 हफ्ते में ज्वाइन करना है, तो मेरा 2 हफ्ते में ऑब्वियसली पीएचडी खत्म नहीं होता, तो वो वाला गया हाथ से। तो फिर अक्टूबर से फरवरी तक एक ही इंटरव्यू, जनवरी में जो हुआ नहीं, और फिर फरवरी में जाके इंटेल का इंटरव्यू आया। ओके और फिर इंटरव्यू प्रोसेस था, फर्स्ट एक हायरिंग मैनेजर के साथ इंटरव्यू, वो बंदा ग्रीन सिग्नल दिया। फिर फुल पैनल इंटरव्यू हुआ जो कि 6.5 घंटे लॉन्ग था, फुल दिन का। उसमें मतलब मेरा रिसर्च प्रेजेंट करना, फिर 2-3 लोगों से बात करना, और फिर मतलब वो फुल डे इंटरव्यू था, वो फुल पैनल इंटरव्यू। और फिर उसके बाद मतलब बोले कि मतलब अभी वेट करना है, डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक पोजीशन के लिए 150-200 एप्लीकेंट्स आ ही जाते हैं, और ऑलमोस्ट सारे इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं। तो उसको आउट कम्पीट करके पोजीशन लेना है तुम्हें। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इंडस्ट्री में अगर जा रहा है तो बंदा ऐसे ही कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री जॉब्स में ऐसे ही एक एक पोजीशन के लिए 150 से 200 एप्लीकेशन आते हैं। अभी तो शायद 300 से ऊपर आएंगे, क्योंकि ले ऑफ वगैरह जो चल रहा है अभी। तो उसके बाद आया, मतलब बोला हाँ सिलेक्टेड, फिर ऑफर दिया मुझे, और फिर मुझे टाइम दिया कि इसके अंदर ऑफर एक्सेप्ट करना है। तो फिर इस दौरान मेरा और एक जगह से भी मतलब इंटरव्यू चल रहा था पैरेलली, अप्लाइड मटेरियल्स, वो भी बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी है। तो उधर से भी इवेंचुअली ऑफर आया, सेम प्रोसेस। उसमें भी था क्वेश्चनर फिलअप करना है, फिर इनिशियल राउंड हुआ, फिर और 2 राउंड हुए, फिर और एक फाइनल राउंड हुआ। तो उसके बाद उसका भी ऑफर आया, तो दोनों जगह से ऑफर आया। तो फिर डिसाइड किया कि इंटेल बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोगों से बात करके मुझे बेटर लगा इधर का। और मतलब ऐसा नहीं कि अप्लाइड मटेरियल खराब था, बट मुझे ओवरऑल सब सिनेरियो सोच के लगा कि नहीं, मुझे इंटेल ज्वाइन करना है। तो ये था मेरा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। तो बाय द एंड, और मुझे ऑफर लेटर ना मिलने तक मैं अप्लाई करता रहा, क्योंकि अगर ऑफर नहीं मिला है तो ऑफर नहीं मिला है। ये सोचना नहीं है कि ऑफर मिल गया, कि इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया भाई, ये जॉब तो मेरा ही है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि मैं ये भी देखा हूं कि सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऑफर नहीं मिला है। तो मैं टोटल 130 ऑलमोस्ट एप्लीकेशन के बाद मुझे जॉब मिला। आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल है भैया, बहुत मोटिवेशनल भी, क्योंकि आई थिंक लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आई थॉट बहुत जल्दी, क्योंकि इवन मैंने अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में देखा कि उनको अगर 10 मेल के बाद रिप्लाई नहीं आता इंटर्नशिप्स के लिए, सो दे आर लाइक कि
भाई ज़िंदगी ख़राब है, अभी छोड़ देते हैं, कुछ करना ही नहीं है एंड ऑल लाइक दैट। सो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर हम लेट सपोज पीएचडी करते हैं और अगर हमको 50 एप्लीकेशन करने पड़ जाएं तो हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आई थिंक ये ना ईमेल करना है, ईमेल करते रहना है प्रोफेसर्स को। ईमेल का रिप्लाई 100 ईमेल में से 2 या 3 ही आएंगे, एग्जैक्टली। बट अगर 100 ईमेल हिट नहीं किए तो कुछ नहीं किए। आई थिंक ये प्रोसेस हम यहाँ से सीख सकते हैं कि ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि पीएचडी के बाद लिटरली अगर आपको 130 एप्लीकेशन में भी अगर हमको ऐसा करना पड़े तो हमको आई डोंट नो कि हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। बिकॉज पेरेंट्स या क्योंकि आजकल है कि लोग मतलब पीयर ग्रुप्स भी बहुत जजिंग से हो गए हैं, लाइक दे आर लाइक बहुत जल्दी जज करते हैं। इवन आई डोंट नो बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं, दोस्त होते हैं कि अगर आप अच्छा ग्रेड नहीं कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत जल्दी आपको जज कर लेते हैं। सो माइट बी पॉसिबल देन वो प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। आई बिलीव आजकल के जो भी मतलब मुझे लगता है रिसर्चर हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर जगह जो और लोग मेरा ऐसा हाँ नहीं है कि मेरा तब तक प्रोफाइल अच्छा नहीं था, मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 से ऊपर पब्लिकेशंस आ गए थे। मेरा टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत अच्छा था, मैं 10-20 से ऊपर मतलब शायद कैरेक्टराइजेशन टूल्स में एक्सपर्ट हूँ, पब्लिक प्रेजेंटेशन पे सब कुछ था, फिर भी इतना एप्लीकेशंस करने पड़े ऑफर लेटर पाने तक। वाओ। आई थिंक ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट लाइक सेक्शन होगा इस वीडियो का। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेशली मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी कभी कभी पेशेंस की कमी होती है। मुझे भी लगता है कि यार हो नहीं रहा है, आई थिंक चीज़ें नहीं हो रही हैं या रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बहुत जल्दी। सो वाओ, आई थिंक आपकी जर्नी ओवरऑल बहुत ही मुझे लगता है इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप मतलब आपने हर वो चीज़ की है मुझे लगता है कि जो एक स्टूडेंट को फिगर आउट करनी चाहिए लाइफ में, तो आप उस फेज से गुजरे हुए हो। आई थिंक वो बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैं वो कोई वो 30 मार खान टाइप का था नहीं, नॉर्मल सा बंदा हूँ, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, बस गिव अप नहीं करना है। वाओ। आई थिंक मुझे फॉर श्योर कि ये बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट करने वाला वीडियो, बहुत सारे। आई थिंक परफेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि आपने ऐसा कोई बिगेस्ट चैलेंज फेस किया अपनी लाइफ में, स्पेशली जब आप एकेडमिक से इंडस्ट्री में जब आप शिफ्ट हुए, तो आपको कभी भी ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्या? कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम? आई थिंक जो एकेडमिक रिसर्च है वर्सेस जो इंडस्ट्री रिसर्च है, उसमें बेसिक चीज जो है मतलब जो माइंडसेट होता है, यूएस में उतना है नहीं वैसे, कि सब खुद से करना है। यूएस में लोग कोलैबोरेशन को बहुत वैल्यू रखते हैं, और कोलैबोरेटिव वर्क इज एक्चुअली द वे टू गो टू डू गुड साइंस। तो इंडस्ट्री में जो होता है कि स्किल्स मैटर करते हैं, मतलब उसमें वो लोग देखेंगे नहीं कि कितना पेपर्स लिए हो, कितना इम्पैक्ट है उनका, वो सब चीज नहीं देखेंगे। वो देखेंगे इसका टेक्निकल एक्सपर्टीज कितना है, और खुद को ये बंदा सेल कर पा रहा है कि नहीं। मतलब मे भी 2 लोग का सेम ही स्किल है, बट कौन सा बंदा ज्यादा सेल कर पाया उसके एक्सपर्टीज को, तो वो चीज है, फिजिबिलिटी मैटर करता है इंडस्ट्री में। तो वो सब चीज समझना होगा, मतलब इट्स लाइक गिविंग अ कॉर्पोरेट टच टू योर रिसर्च एक्सपर्टीज। तो मतलब वो थोड़ा इंटेलिजेंटली खुद को प्लेस करना होता है, कि ऐसे आके बोल दिया फुल पैनल इंटरव्यू में मैं बोलता ही जा रहा हूँ, मैं ये रिसर्च किया हूँ, ये इम्पैक्ट में पेपर लाया हूँ, ये किया हूँ, वो लोग इंटरेस्टेड है नहीं उसमें। तुम्हें बोलना है कि वो लोग देखना चाह रहे हैं तुम कैसे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किए हो, वो लोग देखना चाह रहे हैं कि कोई भी फॉल्ट हुआ है तो वो तुम कैसे टैकल करके इंस्टेंटली सॉल्व किए हो। अगर कोई प्रॉब्लम आया है बिगर टीम में तो वो कैसे तुम मिटिगेट किया हो या तुम्हारा अप्रोच क्या था। तो मतलब सेम ही चीज बोल रहे हो, अलग तरीके से जस्ट सेल करना हो रहा है उसको। आई थिंक आपने बहुत आई थिंक मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। आई थिंक क्योंकि यूजुअली होता है क्योंकि वो डिफरेंस पता नहीं होता, एंड आई थिंक ये इंप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पैनल मीटिंग में ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप पॉइंट आउट नहीं कर पाओ तो माइट बी पॉसिबल आपके सिलेक्शन के चांसेस भी आई थिंक खत्म हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में तुम अगर पकाते रहते हो कि भाई ये किया हूँ, ये क्या हूँ, वो किया हूँ, वो उन्हें इंटरेस्टेड है नहीं उसमें। वो उनको और भी दिन में शायद और 10 इंटरव्यूज लेने हैं। एग्जैक्टली। तो उन्हें चाहिए कि कौन क्रिस्पली बोल रहा है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके परफेक्ट। तो सो
अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा जो, व्हाट डू यू फील इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार? बिगेस्ट अचीवमेंट, हम्म। मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट बोलूंगा नॉट गिविंग अप। वाओ। क्योंकि ओके। हम्म। हर स्टेप में सेटबैक्स आए हैं, हर सेटबैक्स में हर स्टेप्स में सेटबैक्स आए हैं और आते भी रहेंगे। हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लाइफ सेट है। हम्म। बट ये श्योर है मैं गिव अप तो नहीं करूंगा। ओके। 10 बार रिजेक्शन आएगा, मैं 11th एप्लीकेशन डाल दूंगा। वाओ। तो हाँ, ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। मतलब अभी मैं गिव अप करने नहीं वाला हूँ, कोई भी हो। मतलब कुछ भी हो। परफेक्ट। आई थिंक हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपने लाइफ में अभी तक सो फार बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड अगर आई थिंक आप ये बात बोल रहे हो तो आप कंप्लीट एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होगे। तो आई थिंक अगर हम एज इट इज़ फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, मुझे हाँ, लगता है। क्योंकि लोग सोचेंगे बंदा इतना 6 फिगर में कमाता है, यूएस में रहता है, ये अभी एग्जैक्टली। ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर रहा है, ये सब अचीवमेंट है नहीं भाई। क्योंकि ये आज है, नहीं है कल, कल ले ऑफ हो जाऊंगा, कल यूएस से निकाल देगा। तो ये सब अचीवमेंट है नहीं। बट ये मैं एश्योर्ड हूँ कि मतलब कुछ भी हो, मैं गिव अप नहीं करूंगा। वाओ। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक सही है। एंड एक क्वेश्चन था अभी, डिड यू फेस एनी बिग सेटबैक और स्ट्रगल ऑन दिस जर्नी? अभी तक कोई बिगेस्ट सेटबैक आपका रहा है? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मतलब फेलियर्स आए हैं। और बट मैं बोलूंगा मेरा मतलब बिगेस्ट सेटबैक तो नहीं, आई वुड से मेरा बिगेस्ट सपोर्ट है मेरा वाइफ। क्योंकि जो पीएचडी का जर्नी है बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्योंकि यूएस में अलग देश में आते हो, वो कल्चरल शॉक, वो स्ट्रेस, तुम्हें टीए करना है, तुम्हें ग्रोसरी करना है, तुम्हें टैक्स फाइलिंग भी करना है, तुम्हारा गाड़ी खराब होता है वो भी देखना है। तो बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मैं बोलूंगा मेरा जो वाइफ है, मैं तो मेरा गर्लफ्रेंड थी, तो उससे मैं पीएचडी के टाइम, पीएचडी के दौरान मिला। तो वो नहीं रहती तो शायद इससे आधा भी मैं अचीव कर नहीं पाता था। क्योंकि वो शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो कुछ भी हो, क्योंकि 90% डेज तो सेटबैक्स ही रहते हैं, तो ये तो सेट है। तो वो आके कोई घर पे होना चाहिए जिसे बता सके, बात कर सके, चिल आउट कर सके। तो वो चीज है। वाओ वाओ, थैंक यू। ये आई थिंक आपने आई मतलब थिंक मम्मी पापा होते हैं, मैं घर पे हर रोज बात करता हूँ। बट वो अगर कोई है कि वो भी पीएचडी करती थी, तो सिमिलर टाइप ऑफ जर्नी में है, तो रिलेट करना बहुत आसान होता है कि भी आई है अलग देश से इधर शिफ्ट करके, अपरूट करके खुद को। तो वो वाइब मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं भी है तो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए अगर सक्सेसफुल होना है। क्योंकि वो शेयर कर, और ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि तो कुछ बोल दिया कि भाई ये इससे कुछ हो नहीं रहा है, वैसा टाइप का फ्रेंड्स नहीं है। अगर वैसा टाइप का है तो उनसे दूर भागो, वो लॉन्ग टर्म रहने नहीं वाले हैं। तो मतलब जेन्युइन जो लोग होते हैं कि जिनसे तुम शेयर कर पाओ, वैसा चीज रहना चाहिए। तो मतलब सेटबैक्स तो बहुत आएंगे, कोई मतलब स्पेसिफिक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई उतना बड़ा है ही नहीं जो मुझे सेट बैक कर सके। क्योंकि हाँ, तो यही बोलूंगा कि मतलब मैं तो ये पॉजिटिव नोट में लूंगा ये, क्योंकि आते रहेंगे चैलेंजेस, आते रहेंगे। परफेक्ट। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सजेशन देना हो, स्पेशली दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर आइजर एग्ज़ाम, लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जो भी 11th-12th का अगर आपको देख रहा है, और स्पेशली दोज आर लाइक अभी तो जो आइजर में पढ़ रहे हैं, लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर में, या जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आपका क्या सजेशन होगा उनको? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो पहले जो लोग मतलब आइजर के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो मैं अभी शायद ऑलमोस्ट 10 साल पुराना एडवाइस दूंगा शायद। तो अभी ये नए लोग, तुम लोग ज्यादा एडवांस्ड एडवाइस दे पाओगे। तो मेरे लिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ो। लास्ट 4-5 साल के अगर क्वेश्चन मिलता है तो वो प्रैक्टिस करो, टाइम्ड प्रैक्टिस करो। तो वो एंट्रेंस पार्ट के लिए होगा। बाकी तो तुम लोग ज्यादा लेटेस्ट सजेशंस दे पाओगे। और फिर जो अभी तुम्हारे फेज में है, जो अभी नेक्स्ट करियर शिफ्ट, रोल शिफ्ट समझ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ऐसे ही मतलब पीएचडी में डाइव मत करो पीयर प्रेशर में आके। क्योंकि आइजर का ट्रेंड होता है कि भाई बीएसएमएस हो गया, चल लिया पीएचडी में, पूरा बैच चल लिया, यूरोप चल लिया, यूएस चल लिया। तो
वैसा मत करो। अगर देखो कि पीएचडी तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि ये एक नेक्स्ट 5 6 7 साल का एक कमिटमेंट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो देख रहे हो कि इंस्टा फीड में जो दिखा रहा है सब लोग फिल्टर मार के ही दिखा रहे हैं, सिर्फ Exactly. एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा है कि भाई देखो भाई कैसे यूएस में हम टशन से घूम रहे हैं। ऐसा है नहीं। जिंदगी में जब वो रात आएगा जब मतलब तुम्हारा बुखार है और कोई है नहीं, तो लगेगा कि लाइफ कैसा है।